बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के पहले दिन रात के एक ऐसी गिरफ्तारी हुई जो कि इस वक्त एक मुहिम्मा बन चुकी है। अलबत्ता वो मुहिम्मा आज इस वक्त हल होगा जब गिरफ्तार शख्स मोहम्मद उस्मान को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। नैब ज़राए का जो दावा है, जो रिपोर्ट हुआ है, उसके मुताबिक जो मोहम्मद उस्मान है वो CFO है शरीफ ग्रुप के, और वो एक इम्पोर्टेंट शख्स है, एक इम्पोर्टेंट मुलजिम है जिनकी नैब के मुताबिक 8 माह से तलाश जारी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो अताउल्लाह तारड़ साहब जो नून लीग के रहनुमा है, उन्होंने जो FIR के लिए दरख्वास्त दी गई उसकी कॉपी ट्वीट की है। उसमें उनका दावा है कि जब इनको मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद नैब की जानिब से कोई बात नहीं बताई गई। लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात शेयर की और FIR के लिए दरख्वास्त दी तो इसके बाद नैब ज़राए की जानिब से ये आया कि बिल्कुल उन्होंने गिरफ्तार किया है और उनको 3 अगस्त को अदालत के सामने पेश किया। अब मामला ये है कि नैब का जो दावा है, अगर वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है और जो बताया जा रहा है, तो उसके मुताबिक तो ये शरीफ खानदान के लिए बहुत बड़ा धचका है। उसकी रीज़न ये है कि पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ के मामले में भी, उदैबिया वाले मामले में भी, जब इसहाक डार को पकड़ा गया था तो इसहाक डार ने अपने इतराफ़ी बयान में ही सब कुछ बताया था कि कौन कौन से अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए, कैसे हुंडी का इस्तेमाल किया गया, किस जरिए से बैरून मुल्क पैसा भिजवाया गया, फिर किन अकाउंट्स में वो पैसा वापस आया था, शरीफ खानदान की किन किन खवातीन के नाम को इस्तेमाल किया गया, किन लोगों के नाम पर भेजा गया और किन लोगों के नाम पर मंगवाया गया। जो शहबाज शरीफ साहब का केस है वो बहुत ही संगीन है और शहबाज शरीफ के केस में पहले ही बहुत कुछ इम्पोर्टेंट लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत सनसनीखेज तफसीलात और इंकशाफात सामने आ चुके हैं और ऐसी तफसीलात जिनके हवाले से दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं और आज तक शहबाज शरीफ ने उन दस्तावेजात का कोई जवाब नहीं दिया, इन इल्ज़ामात का कोई जवाब नहीं दिया। सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ होता है। उनके ऊपर इल्ज़ाम कुछ है और वो जवाब में कुछ और इल्ज़ामात लगाते हैं। आज तक वो उन सवालों की दुरुस्त जवाब नहीं दे सके जो उनसे सवाल शहजाद अकबर ने किए हैं या जो नैब की जानिब से उनसे सवालात किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के मामले में ये बात दुरुस्त है कि जो शहजाद सलीम साहब है, DG नैब लाहौर, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने निकाली हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो इससे पहले ना मीडिया को मालूम थी और ना ही लोगों को मालूम थी। पहली मरतबा ये चीज़ें शहजाद सलीम साहब जो DG नैब लाहौर है उनकी टीम निकाल कर लाई। ये उनका क्रेडिट ज़रूर है और नैब का ये मौक़िफ़ भी किसी हद तक दुरुस्त है कि जब वो कोई भी केस एहतसाब अदालत में दायर कर देते हैं तो इसके बाद फिर वो एहतसाब अदालत का काम है, जज साहब का काम है कि वो केस को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो DG नैब लाहौर हैं, उनका ये कहना है या जो बाकी अफसरान है उनका ये मौक़िफ़ है कि नैब जब किसी मुज़्रिम के खिलाफ एहतसाब अदालतों में रेफरेंस दायर कर देती है तो उसके बाद अगर एहतसाब अदालत कहे कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर केस चलाना है तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर केस चलाने को तैयार हैं। लेकिन अगर एहतसाब अदालत के पास या जज साहब के पास रश की वजह से या जो मुल्ज़िमान हैं उनके बड़े वकला के दबाव की वजह से, उनके डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से अगर केस नहीं चल पाता और उस डिले की वजह से मुल्ज़िमान हाई कोर्ट से जाकर बेल ले लेते हैं या सुप्रीम कोर्ट से जाकर बेल ले लेते हैं तो इस पर नैब का मौक़िफ़ ये है कि इस पर किसी भी सूरत नैब पर जिम्मेदारी नहीं आती और उनकी ये बात दुरुस्त है। अलबत्ता चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद चाह रहे हैं एहतसाब अदालतों की तादाद ज़्यादा बढ़ाई जाए। एहतसाब अदालतों की तादाद भी बढ़ानी चाहिए, नैब प्रोसिक्यूटर्स की तादाद भी बढ़ानी चाहिए, नैब प्रोसिक्यूटर की कैपेसिटी को भी बढ़ाना चाहिए, उनकी तनख्वाहें भी बेहतर होनी चाहिए, उनके पास भी सहूलियात होनी चाहिए, उनके पास भी जदीद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सहूलियात नैब को देनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ के हवाले से ये बताया जा रहा है मोहम्मद उस्मान का, अगर मोहम्मद उस्मान जो है उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वो 8 माह तक नैब से फरार और छुपते क्यों रहे। जिस तरह आपने देखा सलमान शहबाज वो बाहर जाके बैठे हुए हैं, हसन हुसैन बाहर जाके बैठे हुए हैं, इसहाक डार बाहर जाके बैठे हुए हैं। अगर इन लोगों ने जुर्म नहीं किए और इनका सारा मामला शफाफ है तो इनको आके जवाब देना चाहिए, इनको अदालतों को फेस करना चाहिए। तो अब ये जो गिरफ्तारी जिसके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी है, अगर ये वाकई इतनी इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी है तो इसमें बहुत सारे राजों से पर्दा उठेगा, बहुत सारा रिकॉर्ड सामने आएगा। नैब को बहुत मुश्किल हो रही है शरीफ खानदान का सारा रिकॉर्ड उनसे लेने में और मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार करके वो रिकॉर्ड बरामद किया जा रहा है क्योंकि शरीफ खानदान खुद वो रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पनामा में कहते थे कि हम ट्रकों के जरिए सबूतों का अंबार लगा देंगे, लेकिन इन्होंने दिया तो कुछ भी नहीं था बल्कि उनके खुद वकला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह एतराफ़ किया था कि इन्होंने अपने वकला को भी मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड नहीं दिया। और अब जब ये मामला आगे बढ़ेगा मोहम्मद उस्मान का तो इसका बराह रास्त असर हमजा शहबाज की जमानत के केस पर और शहबाज शरीफ की जमानत के केस पर भी हो सकता है क्योंकि अभी शहबाज शरीफ की जमानत के केस का फैसला अभी लाहौर हाई
हाईकोर्ट ने करना है और उसमें भी ये देखा जाएगा कि ये एक कितनी इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी है, उसमें ये क्या चीज बताते हैं। और अगर कुछ लोग इस केस में भी वादा माफ गवाह बन जाते हैं और वो बता देते हैं, जैसा कि आसिफ जरदारी के केस में भी आ गए हैं, तो फिर शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात बहुत ही ज्यादा हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि जब भी किसी केस में कोई वादा माफ गवाह सामने आ जाता है, यानी आप जिनको जराइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से कोई शख्स आकर इतराफ कर लेता है कि बिल्कुल मैं इस जुर्म का हिस्सा था, बिल्कुल मैं इस 2 नंबरी का हिस्सा था, बिल्कुल ये जो सारा खेल खेला जा रहा था मैं उसका हिस्सा था और फलां फलां लोग भी शामिल थे और मैंने फलां के कहने पे ये सब किया, ये अकाउंट इस्तेमाल किए, ये लोग इस्तेमाल किए, तो इससे जो मरकजी मुल्जिमान होते हैं उनका केस खासा खराब हो जाता है। अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ ये चीजें बता देते हैं मोहम्मद उस्मान और रिकॉर्ड भी मिल जाता है और दस्तावेजी मजीद शवाहिद भी मिल जाते हैं, गो के पहले भी नैब लाहौर ने जितने भी दस्तावेजी शवाहिद इकट्ठे किए हैं वो सब काफी है शहबाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए। लेकिन नैब की जानिब से रेफरेंसेस दायर कर दिए गए हैं और अब काम एहतसाब अदालत का है कि वो इस केस को आगे बढ़ाए और इस केस को आगे बढ़ाकर और शहबाज शरीफ की केस का फैसला होना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ पे उनका जुर्म साबित नहीं होता तो इनको बिल्कुल बरी किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं तो इस वक्त किसी आम पाकिस्तानी को भी आप दिखा दें और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो किसी का अगर कोई एवरेज IQ लेवल भी होगा तो भी उसको समझ आ जाएगी कि शहबाज शरीफ ने ये सारी चीजें की हैं। और अगर उन्होंने खुद ये सारी चीजें नहीं की तो उनका बेटा ये सारा खेल खेल रहा था और वो इस सारे का मास्टरमाइंड था और उसके लिए शहबाज शरीफ भी इस्तेमाल हुए, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अहम पोजीशंस दी उन लोगों को जो शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे थे। सरकारी गाड़ियों के जरिए पैसा ट्रांसफर हो रहा था और इन सरकारी गाड़ियों की हिफाजत पर पुलिस और एलिट फोर्स मामूर थी और CM कैंप की ऑफिस में बैठकर ये सारा खेल वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा था। फिर जिस तरह से टीटीज वाला मामला है, जिस तरह से हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट्स में टीटीज आ रही थी, जैसे शहबाज शरीफ अपनी अहलिया के लिए जो घर खरीद रहे थे उसके पैसे भी उन्हीं अकाउंट से आए जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। तो इन तमाम चीजों के बाद राय फरार इख्तियार नहीं की जा सकती। लेकिन मेन चीज यही है कि एहतसाब अदालतों में केस तेजी से चलने चाहिए, क्योंकि जब केस तेजी से नहीं चलते तो इससे मुल्जिमान को फायदा होता है। क्योंकि जब वो ऊपर हाई कोर्ट में जाकर ये कहते हैं कि मैं तो साल से गिरफ्तार था, मैं तो 1.5 साल से गिरफ्तार था, लेकिन मेरा ट्रायल जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। इनके अलावा अगर हम आसिफ अली जरदारी की बात करें तो उनके केस में भी मजीद 2 वादा माफ गवाह सामने आ चुके हैं कि किस तरह से वो इस सारी स्कीम का हिस्सा थे जिसके जरिए ओमनी ग्रुप पर नवाज़शात की जा रही थी, जैसे 2 नंबरी के तहत कर्जे दिए जा रहे थे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। तो ये जरदारी साहब के तो काफी सारे मुख्तलिफ उनके केसेस हैं। कोई सब्सिडी का मामला है, कोई कर्जों का मामला है, कोई सरकारी ठेकों का मामला है, कोई सरकारी कंपनीज का मामला है, कोई ओमनी ग्रुप की नवाज़शात का मामला है, कोई सिंध की सरकारी जमीनों का मामला है, कोई मलिक रियाज को फेवर देने का मामला है। बहुत सारे मामलात हैं और उनमें बहुत सारे वादा माफ गवाह जो है वो सामने आ चुके हैं। उनका भी वही मामला है कि उनके केसेस भी उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से चलने चाहिए और वो चलाने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने है। मेरे ख्याल में हुकूमत को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची यहाँ पर कम अज कम 5 एहतसाब अदालत फौरी तौर पर बना देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ज़्यादातर केसेस तो इन्हीं 3 जगहों पर चल रहे हैं, तो इन शहरों में एहतसाब अदालतें ज़्यादा बना देनी चाहिए और एहतसाब अदालतों में भी आप ये एक तय कर दें कि जो ज़्यादा करप्शन वाले केसेस हैं उनको पहले सुना जाए, उन केसेस के फैसले पहले किए जाएं और उसके बाद जो नीचे वाले केसेस हैं वो बेशक बाद में सुन लिए जाए, जो छोटी करप्शन के केसेस हैं। जो तीसरा मामला है वो पंजाब के लॉकडाउन के हवाले से सामने आया है कि पंजाब हुकूमत ने जो लॉकडाउन ईद से पहले किया था वो 5 अगस्त को ख़त्म होने की बजाय पहले ख़त्म कर दिया गया और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि मवेशी मंडियों से लिए गए स्मार्ट सैंपल्स के नताइज हौसला अफजा आने पर उन्होंने ये फैसला किया है और वो ये कहते हैं कि 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ इज़हारी यकजहती के लिए इज्तिमात की इजाज़त होगी। साथ ही ये वजाहत भी की गई है कि तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे और कारोबारी मकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सवार तक जुमा खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, पंक्चर शॉप, आटा चक्की, तंदूर, जरी वर्कशॉप 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त होगी और बैनुल इज़ला ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलने की इजाज़त होगी। ग्रोसरी और किराना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ता भर खुले रहेंगे। चर्च सिर्फ इतवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक इबादत के लिए खुले रहेंगे और नोटिफिकेशन का इतलाक कर दिया गया है। और साथ ही ऑफिस के लिए जो टाइमिंग है, जो ऑफिस 5 दिन के लिए खुलते हैं उनकी टाइमिंग 9 से 5 बजे तक की गई है और जो 6 दिन के लिए खुलते हैं उनकी टाइमिंग 9 से 4 बजे तक होगी और जुम्मे वाले दिन 9 बजे से लेकर 1 बजे तक वो ऑफिस खुले रहेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसले थे, तफसीलात थी। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।